दोस्तों, जब हम रशिया के बारे में सोचते हैं तो कन्वेंशनल बैंकिंग का ही ख्याल आता है ना। पर आज हम इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज पर बात करने वाले हैं जो वहां बिल्कुल तेजी से उभर रही है, एक नया फाइनेंशियल मूवमेंट। पिछले कई दशकों तक ना वहाँ का बैंकिंग सिस्टम बिल्कुल वैसा ही था जैसा हम सब जानते हैं, एकदम स्टैंडर्ड। लेकिन जो चीज़ हेडलाइंस में नहीं आई वो ये थी कि पर्दे के पीछे चुपचाप एक ऑल्टरनेटिव बैंकिंग फ्रेमवर्क आकार ले रहा था। ये फ्रेमवर्क वहाँ की एक सदियों पुरानी आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया जा रहा था। अब इस ऑल्टरनेटिव सिस्टम का बेस क्या है? दरअसल इस्लामिक बैंकिंग पूरी तरह से शरिया प्रिंसिपल्स पर चलती है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है रिबा, यानी ब्याज, जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं, उससे पूरी तरह से दूर रहना। इंटरेस्ट लेने या देने के बजाय ये पूरा सिस्टम प्रॉफिट शेयरिंग और एसेट बैक्ड फाइनेंस पर फोकस करता है। ये एक तरह से एथिकल इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही सॉलिड मॉडल है। अर्ली सेटबैक्स एंड सर्वाइवल। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि रशियन जमीन पर इस्लाम कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये 1000 साल से भी ज्यादा समय से वहां मौजूद है। पर अगर हम सोवियत दौर की बात करें तो माहौल बिल्कुल अलग था। उस वक्त रिलीजियस एक्टिविटीज पर इतनी सख्त पाबंदियां थीं कि किसी भी फेथ बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम का वहां सर्वाइव करना प्रैक्टिकली नामुमकिन ही था। फिर आया साल 1991 और इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद वहां के मुसलमानों के लिए एक मैसिव कल्चरल और रिलीजियस रिवाइवल का दौर शुरू हुआ, और इसी रिवाइवल ने इस्लामिक फाइनेंस के कॉन्सेप्ट में भी एक नई जान फूंक दी। 1990 के दशक में मॉस्को का बद्र फोर्टे बैंक इस नए दौर का एक बहुत बड़ा सिंबल बन गया। सोचिए, ये कितना मुश्किल एक्सपेरिमेंट रहा होगा। एक ऐसे देश में जहां सारे कानून इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंस के थे, वहां शरिया कंप्लायंस सर्विसेज देने की कोशिश करना लिटरली एक नए रास्ते पर चलने जैसा था। और जाहिर है ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। 2006 में इस नए इंडस्ट्री को एक बहुत ही तगड़ा झटका लगा। हुआ ये कि बद्र फोर्टे बैंक का ऑपरेटिंग लाइसेंस दुर्भाग्यवश कैंसिल कर दिया गया। एक पल के लिए लगा कि शायद ये मूवमेंट यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन सच कहूं तो मोमेंटम रुका नहीं। तातरस्तान जैसे रीजन्स ने इस उम्मीद को जिंदा रखा। यहाँ तक कि कजान शहर में बड़े बड़े इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम्स होस्ट किए गए, जिसने ग्लोबल एक्सपर्ट्स का ध्यान वापस इस तरफ खींचा। ये एक तरह से इस आग को जलाए रखने की कोशिश थी। तो अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, ऐसा क्या हो गया जिसने अचानक से रशिया को नेशनल लेवल पर इन ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम्स को इतनी अग्रेसिवली अपनाने के लिए पुश किया? द जियोपॉलिटिकल कैटलिस्ट। चलिए देखते हैं कि दुनिया की पॉलिटिक्स ने इसमें क्या रोल प्ले किया, क्योंकि इसका जवाब बदलती हुई ग्लोबल इक्वेशंस में छुपा है। 2014 में जब वेस्टर्न सैंक्शंस लगने शुरू हुए तो उन्होंने लिटरली एक स्पार्क का काम किया। अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने का इतना भारी दबाव था कि रशियन ऑफिशियल्स ने तुरंत मिडिल ईस्ट और एशिया के देशों की तरफ देखना शुरू कर दिया, ताकि नए ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल पार्टनरशिप्स बनाए जा सकें। इसी इकोनॉमी डाइवर्सिफिकेशन के दौर में कई नए प्रोडक्ट्स धीरे धीरे मार्केट में आने लगे, जैसे कि इंटरेस्ट फ्री होम फाइनेंसिंग, इस्लामिक लीजिंग मॉडल्स, हलाल इन्वेस्टमेंट फंड्स और सुकूक, जिसे हम इस्लामिक फाइनेंशियल सर्टिफिकेट्स भी कहते हैं। इन सभी ने रशियन मार्केट में अपनी छोटी ही सही पर एक जगह बनानी शुरू कर दी। पर रुको, एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल रुकावट अभी भी रास्ता रोके खड़ी थी। वो था डबल टैक्सेशन का प्रॉब्लम। देखिए, इस्लामिक बैंकिंग में होता क्या है कि बैंक्स फिजिकल एसेट्स को पहले खरीदते हैं और फिर उन्हें बेचते हैं, राइट? अब इस प्रोसेस पर वहां के पुराने कन्वेंशनल लॉस के हिसाब से दो बार टैक्स लग जाता था। समझ लीजिए, इसी एक हर्डल की वजह से सालों तक प्रोग्रेस एकदम रुकी रही। द 2023 पायलट प्रोग्राम, ये वो टर्निंग पॉइंट है जिसने आखिरकार इन सभी लीगल रोड ब्लॉक्स को रास्ते से हटाने का काम किया। 2023 में जाकर एक अनप्रेसिडेंटेड पायलट प्रोग्राम ऑफिशियली लॉन्च हुआ। हिस्ट्री में पहली बार इस पूरी इंडस्ट्री के लिए एक स्पेशल लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया गया। इसका बेसिक पर्पस यही था कि भाई चलो फॉर्मली इन शरिया कंप्लायंट बैंकिंग सर्विसेज को टेस्ट करके देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। और इस हिस्टोरिक एक्सपेरिमेंट के लिए 4 स्पेसिफिक मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन्स को सिलेक्ट किया गया। ये रीजन्स हैं तातारस्तान, बशकोर्तोस्तान, चेचन्या और दागिस्तान।
ये जगह इसलिए चुनी गई क्योंकि यहाँ का डेमोग्राफिक इस नए सिस्टम को टेस्ट करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। अब अगर हम पूछें कि इसके पीछे रशियन लॉ मेकर्स का मकसद क्या था, तो उनके स्ट्रेटेजिक गोल्स बिल्कुल क्लियर थे। पहला, मुस्लिम देशों से आने वाली इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाना। दूसरा, मिडिल ईस्ट के साथ ट्रेड एक्सपैंड करना। और तीसरा, अपनी खुद की डोमेस्टिक आबादी को एक बेहतर ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। आगे चलकर अब हम ये एनालाइज करेंगे कि ग्लोबल स्टेज पर रशिया का ये नया आर्थिक कदम आखिर स्टैंड कहाँ करता है। देखिए, अगर हम रियलिटी चेक करें तो ये इंडस्ट्री वहाँ अभी भी कंप्लीटली डेवलपिंग फेज में है। अगर आप इसकी तुलना मलेशिया या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसे इस्टेब्लिश्ड ग्लोबल जायंट्स से करेंगे तो रशिया का ये सेक्टर अभी उनके मुकाबले काफ़ी छोटा लगेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इसमें दम नहीं है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसमें एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल छुपा है। सोचो, उनके पास एक बड़ी मुस्लिम आबादी है, यूरोप और एशिया के ठीक बीच में उनकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है और इस्लामिक वर्ल्ड के साथ उनके इकोनॉमिक रिलेशंस लगातार बढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर उन्हें एक बहुत ही मजबूत एडवांटेज देती हैं। तो बात यह है कि इस नए फाइनेंशियल फ्रेमवर्क का आगे का सफ़र कुछ क्रिटिकल वेरिएबल्स पर डिपेंड करेगा, जैसे कि वहाँ किस तरह के लीगल रिफॉर्म्स लगातार होते रहते हैं, बाकी देशों के साथ इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स कैसी बनती हैं, वहाँ की पब्लिक इस नए सिस्टम पर कितना ट्रस्ट दिखाती है, और ऑफ कोर्स देश की ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसी रहती है। असल में सोवियत यूनियन के गिरने से लेकर आज के इन मॉडर्न फाइनेंशियल रिफॉर्म्स तक की ये जो सफ़र है ना, ये अपने आप में फेथ, इकोनॉमिक्स और ग्लोबल पॉलिटिक्स के बदलते हुए रिश्तों की एक बहुत ही फैसिनेटिंग कहानी है। तो अब हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या रशिया का ये नया प्रयोग आने वाले कल में ग्लोबल फाइनेंस के नियम पूरी तरह से बदल पाएगा? आपको क्या लगता है? यम्हक़ुल्लाहु अर्रिबा व युर्बिस सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ्फारिन असीम।